बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। आज मैं आपको रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 की स्टार्ट करवा रही हूँ। इसको सॉल्व करने के लिए जो है इस पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना जो है बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम पहले थोड़ा सा इस चैप्टर के बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिवाइज करेंगे। सबसे पहले तो लॉग की डेफिनेशन है, यानी जो लॉग हम डिफ़ाइन करते हैं उसको हम थोड़ा सा पहले देखेंगे, उसमें क्या चीज़ यूज़ हो रही है। एक चीज़ यूज़ हो रही है, इफ़ a रेज़ टू पावर x इज़ इक्वल टू y, देन log ऑफ y इन बेस a इज़ इक्वल टू x। यानी अगर कोई चीज़ इस तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसको क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी किसी की पावर है कुछ और वो किसी के इक्वल आता है। अगर इस तरह से कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो तो उसको जब हम लॉग फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। ये तीन चीज़ें हैं, देखें, a है, y है और ये x है। सब की अपनी अपनी पोजीशन है और जब वो लॉग में कन्वर्ट होता है तो उसकी पोजीशन कैसे आती है, log ऑफ y इन बेस a इक्वल x। ठीक है, यानी इसको अगर मैं न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखूं तो जैसे 2 की पावर हम लेते हैं 3, तो देखें 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो क्या आता है 8। ठीक है ना, ये न्यूमेरिकल फॉर्म में मैंने इसी चीज़ को लिखा है, यानी किसी की पावर कुछ है और वो सॉल्व करके ये कुछ आ गया। तो अब इसी को जब मैं लॉग फॉर्म में लिखूंगी तो क्या लूँगी, log ऑफ 8 इन बेस 2 इक्वल 3। ठीक है ना, क्या आ जाएगा ये, log ऑफ 8 इन बेस 2 इक्वल 3। तो ये कन्वर्शन आपको आनी चाहिए कि अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में ऐसे है तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, और अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कोई वैल्यू लिखी हुई है तो उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखना है। तो इसको ज़रा रिपीट कर लें, इफ़ a रेज़ टू पावर x इक्वल y, देन log ऑफ y इन बेस a इक्वल x। ये बेस होती है ना, नीचे जो नीचे होती है इसे बेस कहते हैं, ऊपर वाली को पावर को एक्सपोनेंट कहते हैं। तो ये बेस जो यहाँ पे है वो लॉग की बेस में चला जाएगा, इसका लॉग लिया जाएगा, log ऑफ y इन बेस a इक्वल x। तो ये इंटर कन्वर्शन आपको आ जानी चाहिए। एक चीज़ तो ये MCQs में वो रिपीट कर रहा है। दूसरा जो है एक कॉन्सेप्ट है आपकी बुक में, ये तो देखें, ये जो चीज़ मैंने बताई है ना, ये पेज नंबर कौन सा है आपकी बुक का, पेज 59 पेज 3.1 एक्सरसाइज के बिल्कुल नीचे जहाँ डेफिनेशन लॉगरिथम की वो बता रहा है, वो यहाँ पे पेज में देखें यही चीज़ बताई है, यही a रेज़ टू पावर x इक्वल y, देन log ऑफ y इन बेस a इक्वल x। यही बात जो मैंने अभी अभी आपको बताई, और ये पेज वाली चीज़ को ही वो वहाँ MCQs में रिपीट कर रहा है। 2-3 तरह से वो इसको रिवाइज करता है। दूसरी चीज़ MCQs में एक और भी है, ये a रेज़ टू पावर 0 इज़ इक्वल टू 1। ये तो हमें पता है, किसी की भी पावर 0 हो तो वो इक्वल टू 1 होती है, यानी किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 होती है। ठीक है, अब अगर मैं इसी को, यही वाली बात, यही चीज़ पावर, इसी को मैं अब लॉग में लिखूं तो क्या आ जाएगा, log ऑफ 1 इन बेस a इक्वल 0। यानी 1 का लॉग किसी भी बेस में 0 होता है। अब बेस हमारे पास यहाँ लॉग के चैप्टर में 2 उसने इंट्रोड्यूस करवाई हैं, एक 10 की बेस है और एक e की बेस है। ठीक है ना, तो वो ये इसलिए a उसने एक जर्नल जो है चीज़ रखी है कि a की जगह आप कोई भी बेस ले लो, 10 की बेस ले लो या फिर e की बेस ले लो, लेकिन जब आप 1 का लॉग निकालोगी ना किसी भी बेस में तो वो 0 आता है। ठीक है,
एक ये बात वो MCQs में आपसे पूछता है। दूसरी चीज़ है ये a की पावर 1, a की पावर 1 इक्वल a। ये भी एक कॉमन सेंस बात है कि जिसकी पावर 1 हो वो तो जाहिर है वो अपने आप के इक्वल आता है। तो इसी को अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखते हैं तो log ऑफ a इन बेस a इक्वल 1। ठीक है ना। ये वाली जो मैंने फॉर्म अभी आपको बताई है, ये देखें जो यहाँ होता है इसका लॉग इसकी बेस में इसके इक्वल है, तो वही चीज़ लिया, इसका लॉग इसकी बेस में इसके इक्वल। ठीक है। तो अब देखें इससे हमें क्या बात पता चल रही है कि जिसका लॉग ले रहे हैं अगर वही चीज़ बेस में हो तो 1 के इक्वल आता है आंसर। ठीक है। लॉग ऑफ अगर यहाँ 10 है मतलब 10 का लॉग 10 की बेस में 1 के इक्वल होता है। 3 का लॉग 3 की बेस में 1 के इक्वल होगा। ठीक है ना। तो जिसका लॉग हो अगर बेस में भी वही चीज़ है तो वो 1 के इक्वल आएगी। ठीक है। देखिए अब यही सिर्फ ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म ये है बेसिक आपके पास। ठीक है। ये है बेसिक। अगर ये इंटर कन्वर्शन आपको समझ में आ गई है, ठीक है, तो इसी को वो देखें यहाँ पर भी पूछ रहा है, यहाँ पर भी वो यही बात पूछ रहा है। ठीक है। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं करना है, इसको समझना है। ये पेज जो है आपके पास कौन सा है, पेज 59 पर ये पेज आपको अच्छी तरह से याद करना है। जब ये पेज याद हो जाएगा तो फिर इसी के नेक्स्ट पेज पर ये पेज 60 पर ये डिडक्शन फ्रॉम द डेफिनेशन, वही लॉग की डेफिनेशन से ही ये 2 पॉइंट हैं, ये देखें 1 और 2, यही दोनों पॉइंट उसने MCQs में जो है 2-3 तरह से पूछे हैं। तीसरी चीज़ जो है वो है लाज। अब इसके लाज हैं, लॉग के लाज 4 लॉ हैं और इन चारों लॉ को वो 2-3 पॉइंट्स में क्लियर करता है। ये हैं जी लाज। ठीक है। ये पेज 65 पे। तो ये लाज आपको अच्छे तरीके से याद करने हैं। इसको मैं रिपीट कर देती हूँ। देखें लॉग ऑफ MN 2 नंबर हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर उनका लॉग लिया जाए बेस A में। अब वो A का जो वर्ड यूज़ कर रहा है ना वो इसलिए कि कोई भी बेस हो सकती है। 2 बेसिस है हमारे पास 10 और E की बेस, तो कोई भी बेस हो सकती है। ठीक है। तो अगर हम 2 चीज़ें प्रोडक्ट वाली हैं और उस पर लॉग अप्लाई करते हैं तो वो लॉग प्लस में चेंज हो जाता है। लॉग ऑफ N बेस वही रहती है। ठीक है। ये फर्स्ट लॉ है। फिर सेकंड लॉ है कि अगर कोई 2 चीज़ें डिवाइड हो रही हैं, बेस A है तो वो माइनस में चेंज हो जाता है। ठीक है। और बेस वही रहती है। ठीक। तीसरा लॉ है कि लॉग ऑफ M की पावर है N बेस A, तो फिर क्या होता है जैसे ही लॉग उस पर अप्लाई होता है वो N जो पावर है ना वो बाहर आ जाती है और लॉग ऑफ M बेस वही रहती है। ठीक है। अच्छा जी, चौथा लॉ, फोर्थ लॉ है लॉग ऑफ N इन बेस A। ये लॉ जो है ना ये यूज़ होता है बेस को चेंज करने के लिए कि अगर हमने 10 की बेस में कोई चीज़ निकाल ली है उसको E की बेस में कन्वर्ट करना है, या E की बेस में कोई निकाल ली है उसको 10 की बेस में कन्वर्ट करना है, तो बेस चेंज करने के लिए ये वाला लॉ यूज़ होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, लॉग ऑफ N ओवर लॉग ऑफ A, यानी ये जो दोनों चीज़ें हैं इन दोनों का लॉग लेके डिवाइड कर देते हैं और जिस नई बेस में आपको लेके आना है कन्वर्ट करना है वो बेस यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है। लॉग ऑफ N डिवाइड बाय लॉग ऑफ A, और जो नई बेस आपको लानी है वो यहाँ पर लगा देते हैं। अब इसी को
एक और तरीके से भी कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी इसको और तरह से लिखा जा सकता है। ये जो नीचे वाली चीज़ है ना, इसको मैं अगर यहाँ मल्टीप्लाई में लिखूँ, ये वाला ऊपर वाला वैसे ही लिख लें, log ऑफ n इन बेस b। अब मल्टीप्लाई, ये वाली चीज़ अगर मैं ऊपर लेके जाऊँ ना तो ये चीज़ चेंज हो जाएगी, यानी बेस वाली चीज़ इधर आ जाएगी और ये वाली चीज़ इधर नीचे बेस में चली जाएगी। क्या हो जाएगा, log ऑफ b इन बेस a। ठीक है, तो इस फोर्थ लॉ को यूं भी लिखा जा सकता है, यूं भी लिखा जा सकता है। ठीक है, समझ में आई है। तो log ऑफ n इन बेस a, ये वाला देखें, log ऑफ n इन बेस a और यहाँ b, तो यूं भी लिखा जा सकता है, या फिर log ऑफ n log ऑफ a, दोनों डिवाइड करें और जो नई बेस लानी है वो यूं ऐसे कर दें। तो ये फोर्थ लॉ जो है वो दोनों तरह से लिखा जा सकता है। देख लें फिर से, फर्स्ट लॉ जो है मल्टीप्लाई, वो प्लस में चेंज हो जाता है, डिवाइड वाला माइनस में चेंज हो जाता है। ठीक है, और ये जो पावर वाला लॉ है, ये पावर बाहर आ जाती है। ठीक है, जैसे ही लॉग अप्लाई होता है। और फोर्थ लॉ में log ऑफ n log ऑफ a डिवाइड कर दिया जाए और नई बेस b जो है चेंज जो भी करनी है वो आप लगा सकती हैं। और अगर इसको आप साइड पे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगी तो फिर ये चीज़ चेंज हो जाएगी, यानी log ऑफ n इन बेस a, ये वाला log ऑफ n log ऑफ b का a, यानी यहाँ पर आ जाएगी, यानी ये चीज़, ये वाली दोनों चीज़ें और ये नई बेस b। ठीक है, तो ये चारों लॉ की इंटर कन्वर्शन जो है ना, ये यहाँ पर वो अब हम MCQs में देखते हैं, आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हाँ जी, रिव्यू एक्सरसाइज है हमारे पास, तो इसमें हम जो है इसको सॉल्व करते हैं। आपके ऑब्जेक्टिव में, बोर्ड के एग्ज़ाम में सिर्फ MCQs आते हैं, इसलिए इनको समझ के अच्छे तरीके से तो फिर सॉल्व करना चाहिए। हाँ जी, फर्स्ट वाला देखें, फर्स्ट आपके पास क्या है, a रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू n। देन अब उसने की लॉगरिथमिक फॉर्म, एक्सपोनेंशियल दे दी है और वो पूछ रहा है बताइए इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म क्या है। तो देखें क्या आना चाहिए, log ऑफ n इन बेस a इक्वल x। तो क्या होगा, log ऑफ n इन बेस a इक्वल x, ये c पार्ट आएगा। ठीक है ना, तो फर्स्ट का क्या आ जाएगा, c पार्ट, फर्स्ट का c पार्ट। सेकंड में देखें द रिलेशन, यहाँ पर अब उसने लॉगरिथमिक फॉर्म दी है, यहाँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी थी, तो हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया उसको। यहाँ वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म दे रहा है, हमने एक्सपोनेंशियल में, तो log ऑफ x इन बेस z इक्वल y है। ठीक है, तो अब क्या आएगा, जो नीचे बेस लिखी हुई है ना, इसकी पावर ये y, z की पावर y इक्वल x, ये b पार्ट। तो सेकंड का b पार्ट। ठीक है, थर्ड में देखें log ऑफ यूनिटी, यूनिटी मतलब 1, log ऑफ यूनिटी टू एनी बेस, वही बात कि 1 का log किसी भी बेस में क्या होता है, 0। तो थर्ड का क्या आ जाएगा, d पार्ट। 4 द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू इटसेल्फ, यानी किसी भी चीज़ का लॉग उसी की बेस में किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। वो अभी अभी मैंने आपको पेज से चीज़ बताई। ठीक है, a पार्ट, 4 का a पार्ट। ठीक, फिफ्थ वाला ये log ऑफ e इक्वल दिस। अब ये देखें, ये बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि वेयर e, क्या वो देंगे कि नहीं देंगे एग्जाम में। देखें पेपर में हो सकता है वो e की वैल्यू ना दें, सिर्फ वो ये पूछ लें कि बताइए log ऑफ e क्या है, इतना वो पूछ लें कि log ऑफ e क्या है। तो आपने क्या करना है, कैलकुलेटर से ना पहले e की वैल्यू देखनी है। तो e देखें कहाँ पे, छोटा सा e ये लिखा हुआ है, ये रेड कलर का छोटा सा e लिखा हुआ है, अगर आपको नज़र आ रहा हो। ठीक है, छोटा सा e पिंक कलर का। तो इसको पहले आप e की वैल्यू को निकालेंगी कैसे, ये अल्फ़ा, पहले इसको ऑन करें जी, अल्फ़ा
और ये ई इक्वल, तो ये ई की वैल्यू आ गई, देखें 2.718, वही जो उसने दी हुई है 2.718। अब इसका आपने लॉग निकाल लेना है, ये लॉग की दबाएंगी और इक्वल, तो ये वैल्यू आ गई 0.43429। इसको 2 को आप 3 कर सकते हैं, यानी 0.4343। ठीक है, तो देखें इसमें ऑप्शन कौन सा वाला है, 0.43 का बी। तो 5th पार्ट का आंसर आ गया है बी। ठीक है, ये 5th आ गया। नेक्स्ट 6th पार्ट, समझ आ गई ना कैसे हमने ये निकाला। अगर वो ई की वैल्यू ना दे तो पहले आपने ई की वैल्यू कैलकुलेटर में निकालनी है और फिर उस पर लॉग अप्लाई करना है। नेक्स्ट आपके पास 6 पार्ट है, लॉग ऑफ P बाय Q। तो आप देखें ये डिवाइड हो रही है, जैसे वहाँ पे M बाय N मैंने सेकेंड लॉ में बताया था कि डिवाइड वाला जो है किस में चेंज हो जाता है, माइनस में। तो 6 का कौन सा पार्ट आएगा, ए। 7th पार्ट यहाँ पे देखें, अब उसने माइनस में लिखा हुआ है, तो माइनस जो है जब लॉग हम सिंगल करेंगे तो ये वाली फॉर्म आएगी। ठीक है ना, तो P बाय ये P माइनस Q है ना लॉग में, तो P बाय Q, तो P बाय Q ये वाला D पार्ट, 7th का D पार्ट। ठीक है, अच्छा जी। 8th में लॉग ऑफ m रेज टू पावर n, ये वही थर्ड ला है, पावर ला। तो n बाहर आ जाएगा, लॉग ऑफ m होगा, तो n बाहर ये है c पार्ट, 8th का c पार्ट। ठीक जी। 9 लॉग ऑफ a इन बेस b, लॉग ऑफ b इन बेस c। अब देखिए यहाँ भी b, नीचे इधर b, तो a और c वाला हम लेंगे। लॉग ऑफ a इन बेस c, लॉग ऑफ a इन बेस c ये वाला b पार्ट। ठीक है, b पार्ट किसका, 9th का कौन सा, b पार्ट। नेक्स्ट नंबर 10 लॉग ऑफ x इन बेस y विल बी गिवन टू। अब ये वही जो मैंने दोनों फॉर्म आपको बताई थी ला की, तो अब देखें यहाँ उसने ये डिवाइड वाला दिया हुआ है, तो ऊपर इसका दोनों का लॉग ले लें। उसने कौन सी बेस ली हुई है यहाँ पर, z की, तो लॉग ऑफ x लॉग ऑफ y, लॉग ऑफ x लॉग ऑफ y, और नई बेस जो भी वो z ले रहा है, कुछ भी ले रहा है, तो ये c पार्ट आ जाएगा। ठीक है ना, जो भी दो वैल्यू हैं उन दोनों का लॉग लेके डिवाइड कर दें नई बेस में, तो log ऑफ x log ऑफ y। ठीक, तो ये कौन सा आ जाएगा, 10th का c पार्ट। ठीक है, ये हमारे MCQs हो गए हैं। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से ये समझ आ गए होंगे। और फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं ये हमारे पेपर में नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी इसकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको जो है समझ लेने चाहिए कि भाई कैसे हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें वो बता रहा है, क्योंकि वो किसी भी तरह से पूछ सकता है, तो इसको थोड़ा सा समझ लें। हाँ जी, फॉर कॉमन लॉगरिथम द बेस इज़ 10, ये आपकी डेफिनेशन पड़ी हुई है कि दो तरह के लॉग, नेचुरल और कॉमन। तो जो कॉमन लॉगरिथम होता है उसकी बेस 10 होती है। फिर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉमन लॉगरिथम ऑफ ए नंबर इज़ कॉल्ड करेक्टरिस्टिक। तो ये हमने डेफिनेशन करेक्टरिस्टिक की और मैंटीसा की थी। जब हम लॉग किसी भी चीज़ का निकाल लेते हैं, मतलब ये लॉग ऑफ x निकल गया है और ये कोई वैल्यू आ गई है जैसे 1.738, तो ये जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होती है ना, इसको कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट या डेसिमल पार्ट। और पॉइंट से पहले वाला जो होता है नंबर, उसको कहते हैं इंटीग्रल पार्ट। तो जब हम लॉग निकालते हैं तो पॉइंट से पहले हम करेक्टरिस्टिक लिखते हैं, इसको कहते हैं करेक्टरिस्टिक, और ये हम टेबल से देख के मैंटीसा लिखते हैं। ठीक है ना, तो ये मैंटीसा होता है और ये करेक्टरिस्टिक। तो लॉग जो कॉमन लॉगरिथम है उसका इंटीग्रल पार्ट क्या कहलाता है, करेक्टरिस्टिक, और उसका फ्रैक्शनल या डेसिमल पार्ट जो है वो क्या कहलाता है, मैंटीसा।
पॉइंट्स के बाद वाली वैल्यू को फ्रैक्शनल या डेसिमल पार्ट कहते हैं। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। तो आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि करैक्टरिस्टिक किसे कहते हैं, मेंटिसा किसे कहते हैं। तो यहाँ से आपको डेफिनेशन भी समझ आ जाएगी। इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉमन लॉगरिथम ऑफ ए नंबर इज कॉल्ड करैक्टरिस्टिक एंड डेसिमल पार्ट ऑफ द कॉमन लॉगरिथम ऑफ ए नंबर इज कॉल्ड मेंटिसा। ठीक है ना, ये दोनों डेफिनेशन भी आपकी यहाँ से हो सकती हैं, पूछी भी जा सकती हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। तो कॉमन लॉगरिथम की इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट का अब आपको पता चल गया होगा। पॉइंट से पहले वाला कौन सा होता है, इंटीग्रल पार्ट, और पॉइंट के बाद वाला क्या होता है, डेसिमल पार्ट, जिसको फ्रैक्शनल पार्ट भी कहते हैं। ठीक है, चलें जी नेक्स्ट देखते हैं। 4 इफ x इज इक्वल टू log ऑफ y देन y इज कॉल्ड द डैश ऑफ x। तो अब y क्या है, y का जो है लॉग ख़त्म करने के लिए हम एंटी लॉग लेंगे। ठीक है ना, तो वो दोनों तरफ फिर लेंगे, इसलिए एंटी लॉग ऑफ x है। y इज कॉल्ड द एंटी लॉग ऑफ x। ठीक, ये एंटी लॉग की डेफिनेशन हो सकती है। इफ़ द करैक्टरिस्टिक ऑफ द लॉगरिथम ऑफ ए नंबर इज 2 that number will have dash zeros immediately after the decimal point। ये पॉइंट जो है बच्चों को अक्सर कंफ्यूज करता है, ये वाला फिल इन द ब्लैंक्स। वो कहते हैं जी ये कैसे है। देखें, करैक्टरिस्टिक देखने का मैंने बहुत दफ़ा बच्चों को तरीका बताया है। कुछ टीचर्स जो हैं वो शॉर्ट फॉर्म में बताती हैं, लेकिन मैं जो है एक बेसिक जो सही तरीका है करैक्टरिस्टिक देखने का वो मैं आपको बताती हूँ। मतलब अगर आपके पास कोई वैल्यू है 273.896 ये है, ठीक है ना। अब ये कोई वैल्यू है, अब इसका आपने करैक्टरिस्टिक देखना है कि क्या है। तो इसमें जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट वैल्यू होती है ना, उसके बाद यहाँ पर रेफरेंस पोजीशन होती है। इसको छोटा सा हल्का सा ऐसे जैसे उल्टा वी होता है ना, ये डाल दें। इसको क्या कहते हैं, रेफरेंस पोजीशन। रेफरेंस पोजीशन, ठीक है, ये रेफरेंस पोजीशन है। और जहाँ पॉइंट लगा हुआ है इसको हम कहते हैं डेसिमल पोजीशन। तो अब डेसिमल पोजीशन और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान में जितने डिजिट्स हैं वो काउंट कर लें, कितने हैं, 1 2। तो 2 इसका फिर करैक्टरिस्टिक हो गया। ठीक है ना, करैक्टरिस्टिक इसका क्या हुआ, 2। डेसिमल पोजीशन और रेफरेंस पोजीशन। रेफरेंस पोजीशन फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होती है। ठीक है, तो ये है 2 यहाँ पे, तो 2 के बाद रेफरेंस हुई, और यहाँ जहाँ भी डेसिमल है वो डेसिमल पोजीशन। तो इन दोनों के दरमियान में क्या है, डिजिट कितने हैं, 1 2, 2 डिजिट हैं, तो ये 2 है इसकी करैक्टरिस्टिक। ठीक है, अगर आपके पास पॉइंट और जो है ऐसे, मतलब ऐसे है 2.378 ऐसे। अब देखें इसमें फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तो 2 ये है, तो रेफरेंस भी यहीं पर है। जब रेफरेंस और डेसिमल एक ही पोजीशन पर हो तो फिर उसका करैक्टरिस्टिक क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, फिर करैक्टरिस्टिक 0 होता है। और अगर कभी कभी ऐसे भी होता है कि आपके पास जो है ना पॉइंट के मतलब ऐसे है कोई वैल्यूज़ ऐसे 0.00783, अब ऐसे है। अब पॉइंट देखें यहाँ है तो जाहिर है डेसिमल पोजीशन इधर है, लेकिन नॉन ज़ीरो डिजिट तो 7 है, ये तो सारे ज़ीरो है ना, तो इसे तो नहीं हम लेंगे रेफरेंस में, हम यहाँ लेंगे। अब रेफरेंस यहाँ है, पॉइंट यहाँ पर है, तो अब कितने डिजिट हैं, 1 2 3, 3 डिजिट हैं, तो करैक्टरिस्टिक इसकी 3 है। लेकिन करैक्टरिस्टिक वाहिद एक ऐसी चीज़ है जो नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, तो नेगेटिव कब होती है, जब डेसिमल ऑन दी लेफ्ट साइड ऑफ द रेफरेंस पोजीशन हो, रेफरेंस पोजीशन के उल्टी साइड पर हो तो करैक्टरिस्टिक नेगेटिव होती है। और अगर डेसिमल रेफरेंस के राइट साइड पे हो तो फिर डेसिमल
वो करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होती है। जैसे कि देखें यहाँ पे था, देखें डेसिमल उसके राइट साइड पे था तो करेक्टरिस्टिक 2 पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पे रेफरेंस था तो रेफरेंस अगर डेसिमल पोजीशन अगर उसकी लेफ्ट साइड पे है रेफरेंस के तो करेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगा, और अगर उसके राइट साइड पे है तो पॉजिटिव होगा। और